को तो आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं दिखा कि जिसको मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है। विद गॉड ग्रेस सबके पास एक ही जैसा होता है, वो कंसिस्टेंट होता है टॉपर। मतलब आज का होमवर्क मिला है तो वो खत्म करके ही सोएगा उसको, और वो कभी डिमांडिंग नहीं होता है। एआई को कैसे लेवरेज कर सकते हैं जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं, हम रोड मैप बना सकते हैं अपनी लर्निंग को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। खुद की कस्टम जीपीटी मैंने बना रखी है, अपना डेटा ही डाल के उसको अपलोड करके कस्टम जीपीटी बनाई। अदरवाइज मैं टेस्ट हफ्ते में एक बार लेता था, 10 दिन में एक बार। अब मैं डेली क्लास में लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न जो जेई भी मतलब कंफर्टेबल नहीं है इस पैटर्न से, वो पैटर्न बदल सकता है, सब्जेक्टिव पैटर्न हो सकता है। तुम आगे जीवन में क्या बनना चाहते हो? India will not be dependent anymore in terms of technology. I want to build products. We are not dependent on any other nation for technology. चाहता हूँ इंडिया का खुद का अमेजोन, खुद का गूगल हो। प्रणव, Remember our J prep? Long days, organic reactions that refused to stick, and one book that we all opened in equal fear and hope. MS Chauhan, right? Yeah, back then it was just name on our study table, but today he's right here with us. There are a few people who leave their mark on JE World, and Mr. MS Chauhan is one such unique teacher who is here with us today. He is a renowned mentor of organic chemistry for IIT JE and NEET, and he's the director of Vibrant Academy Kota. He has various accomplishments to his name. He has mentored 200,000 plus students and has guided multiple JAIR 1 to 10s. He is an author of 18 books and a social activist. And so to say, he has successfully completed the Ironman challenge 4 times in a row. Above all, he is a teacher who is known to have expertise in making organic chemistry easy and fun to understand. So, welcome, Mr. Mahendra Singh Chauhan. थैंक यू। So, sir, how's been your experience at Masters Union up till now? द एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड एंड द इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड। जैसे हम बोलते हैं ना, कोटा में माहौल है ना, वैसे यहाँ पे एक माहौल दिखा मुझे, है ना। और हर चीज़ नए एडवांस लेवल की दिखी। जैसे क्लासरूम की डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी थी, बच्चों के पढ़ने के जो फैसिलिटीज़ होती हैं वो काफ़ी अच्छे थे। इनफैक्ट मैंने 2-3 बच्चों को देखा, वो डिस्कस कर रहे थे अपने किसी स्टार्टअप के प्रोजेक्ट पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब वो बुक्स में कुछ ढूँढ नहीं रहे थे, वो कुछ रियल लाइफ़ की प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। मतलब मेरा बड़ा ड्रीम है कि विद गॉड ग्रेस बहुत सारे बच्चे मेरे को पढ़ाने का मौका मिले। मैं चाहता हूँ इंडिया का खुद का अमेज़न हो, खुद का गूगल हो। मैं देखता हूँ सब अपन डिपेंडेंट हैं पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड पे, क्योंकि हमारे यहाँ इनोवेशंस शायद इतने नहीं हो रहे हैं। और प्लस हमारी जो मुझे लगता है कि जो थिंकिंग है ना, वो ये है कि जॉब ओरिएंटेड ज़्यादा रहती है, कि भाई मुझे ये जॉब लेनी है, ये पैकेज देना है। खुद एंटरप्रेन्योर बनने का जो जर्नी है ना, वो बच्चे कम सोचते हैं। जबकि जो अच्छे लेवल पे तैयारी कर रहे हैं, उनको एंटरप्रेन्योरशिप में जाना चाहिए। हो सकता है जॉब करे, चीज़ें सीखे। इनका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल है फ्लिपकार्ट। दे आर रियल आईआईटीएन। जैसे वो अमेज़न में काम किया और उसको रेप्लिकेट किया इंडिया में, और इतना बड़ा फ्लिपकार्ट बनाया और वापस उन्हीं को बेच भी दिया, है ना? तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू फॉर योर इंस्पायरिंग वर्ड सर। तो मास्टर्स यूनियन में हम कैसा एक्सपीरियंस रखना चाहते हैं कि हम बस थ्योरी में भरोसा नहीं रखते, राइट? हम चाहते हैं कि बच्चे के अंदर प्रैक्टिकल नॉलेज भी है। तो मैं बस आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि जो जेईई एस्पिरेंट्स होते हैं, जब उनको इतना थ्योरी का प्रेशर मिलता है, तो इज़ द प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आल्सो नेसेसरी फॉर देम? बेसिकली क्या है कि इफ़ यू वांट टू लर्न थिंग्स वेरी क्लियरली, देन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इज़ ए मस्ट। मैं छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे बीटेक में रिएक्टर्स की पढ़ाई होती है केमिकल इंजीनियरिंग में, है ना, कि रिएक्टर्स ऐसे होते हैं, रिएक्टर वैसे होते हैं। मैंने एक विज़िट किया था एक बार बॉम्बे में एक रिएक्टर्स पे, तो मैंने उसको जब एक बार जस्ट विज़िट में जो मैंने सीखा, वो शायद मैंने कई महीनों की पढ़ाई से नहीं सीखा होगा। तो बच्चों को तो मतलब प्रैक्टिकल लर्निंग पे बहुत ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट 11th-12th में जो स्कूल्स में प्रैक्टिकल्स होते हैं, वो भी उनको अच्छे से करने चाहिए। अप अपना अपना थिंकिंग ये नहीं होना चाहिए कि एग्ज़ाम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अपन उससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। जैसे मैं एक ऑल इंडिया रैंक 1 का एग्ज़ाम्पल देता हूँ तुम्हें। एक बार 2008 में एक बच्चा है सिद्धिकंत, बिहार का बच्चा है, तो वो ऑल इंडिया रैंक 1 आया था। उस साल क्या हुआ कि 2 क्वेश्चन्स आए थे जो कि लैब मैनुअल से थे, लैब मैनुअल से रिलेटेड थे। तो जनरली लैब मैनुअल कोई पढ़ता नहीं है। उस बच्चे ने सारे प्रैक्टिकल्स किए अच्छे से
और उसको लैब मैनुअल का प्रोसीजर पूरा अच्छे से पता था। तो मतलब मेरा कहना उसी 2 क्वेश्चन मतलब 8 मार्क्स मतलब आप रैंक 1 और 10 में तो डिफरेंस ज़्यादा होता नहीं है। तो वो प्रैक्टिकल लर्निंग की वजह से उसने बहुत अच्छी रैंक वो टॉपर बन गया उसमें। तो मैं तो बच्चों को ये सजेस्ट करूँगा आने वाले टाइम में जो टाइम आ रहा है आपको चीज़ें आनी चाहिए और आप लोगों की जो ब्रांच है मुझे तो बहुत मतलब फ़ैसिनेट करती है कि एआई, डेटा साइंस वगैरह मैं खुद भी थोड़ा बहुत एआई यूज़ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं आजकल एआई ऐसे यूज़ कर रहा हूँ कि जैसे मेरा लेक्चर हो रहा है आज वुड्स रिएक्शन पे, तो फिर मैं खुद की कस्टम जीपीटी मैंने बना रखी है और अपना डेटा ही डाल के उसको अपलोड करके कस्टम जीपीटी बनाई। उसको मैं बोलता हूँ आज मेरा लेक्चर है, आज मेरा इस बैच में लेक्चर है और ये क्लास 11th के बच्चे हैं, इनको बेसिक क्वेश्चंस करवाने हैं। तो वो 20 क्वेश्चन का एक क्विज बना के मुझे दे देता है। फिर उसको मैं थोड़ा केबीसी स्टाइल में कन्वर्ट करा लेता हूँ एनिमेटेड फॉर्म में। फिर लेक्चर जब खत्म होता है तो लास्ट के 5 मिनट में बच्चों को मौका देता हूँ, अब आपको ये क्विज करना है और आपको बताना है कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। तो मैं देखता हूँ कि वो जो एआई से मेरा काम बहुत स्पीड अप हो गया। अदरवाइज़ मैं टेस्ट हफ्ते में 1 बार लेता था, 10 दिन में 1 बार, अब मैं डेली क्लास में लेता हूँ। तो ये एआई का यूज़ जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और आप लोग जो स्पेसिफिकली एआई और डेटा साइंस के बारे में पढ़ रहे हो और अभी तो आप मतलब फर्स्ट ईयर में हो रहा, आपको मैंने जब बाहर डिस्कशन किया मैंने देखा आपका जो नॉलेज है वो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा करोगे आप। सर आई थिंक एआई के यूज़ को ही एक्सटेंड करते हुए मेरा सवाल आपसे ये है कि एआई को कैसे लेवरेज कर सकते हैं जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं? क्या वो उससे कस्टम रोड मैप बना सकते हैं अपना या अपनी लर्निंग को कैसे बूस्ट कर सकता है? देखो क्या होता है कि जैसे जेईई की प्रिपरेशन में एक लेक्चर दिया मैंने, फॉर एग्जांपल आज मैंने लेक्चर दिया आयोडोफॉर्म टेस्ट पे, है ना? अब आयोडोफॉर्म टेस्ट बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लेक्चर सब कुछ समझ में आ गया, है ना? और उनको लगता है कि मैं 10-12 क्वेश्चन और कर लूँ तो मेरा बन जाएगा काम। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे उनको लगेगा यार मेरे को थोड़ा और प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होगी। एक बच्चे को 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, एक को 20 करनी है, एक को 30 करनी है। तो वो वहाँ फिर एआई का रोल आता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्या वो रिलेवेंट टू माय एग्ज़ाम है या नहीं है? तो यहाँ आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट है कि आप जो डेटा उस बच्चे को प्रोवाइड करा रहे हो, वो रिलेटेड टू दैट जेईई एग्ज़ाम होना चाहिए। अदरवाइज़ मैं प्रिपरेशन तो जेईई की कर रहा हूँ और मैं सॉल्व कुछ और ही कर रहा हूँ। तो और दूसरा उसका फॉर्मेट भी एआई की बदल सकते हैं। जैसे मुझे तो 2 क्वेश्चन के ऑप्शंस के चाहिए, किसी को 3 क्वेश्चन ऑप्शन का चाहिए, किसी को 4 का चाहिए, किसी को 1 गो में कुछ चाहिए, किसी को 1 बाय 1 चाहिए। तो एआई से बच्चे आज के टाइम में एज़ ए सप्लीमेंट्री यूज़ करते हुए अपने तैयारी को, अपने कॉन्सेप्ट को, अपने प्रैक्टिस को, अपने कॉन्फिडेंस को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो अभी मुझे लग रहा है कि अभी इतने ट्रेंड मतलब एआई की अभी इतनी ट्रेंड जो चैटबॉट वगैरह है आए नहीं अभी, तो वो आने चाहिए। तो सर कमिंग फॉरवर्ड आपने हमें बताया कि ये सब एक डेस्टिनी थी। आपका ऑर्गेनिक पढ़ाना, आपका केमिस्ट्री का टीचर बनना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा जैसे आजकल जो जेईई के बच्चे होते हैं, एस्पिरेंट्स होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं जेईई की, शुड दे क्लियर देयर माइंड और लेट इट गो विद द फ्लो? जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो अपनी रैंक के हिसाब से चूज़ करना चाहते हैं कि हमें जब रैंक आ जाएगी तब हम ब्रांच चूज़ करेंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें पहले से क्लियर होता है कि हमें यही ब्रांच एम करनी है। तो आपकी क्या सलाह है उस मामले में? मैं देखो अगर जिसने जेईई में बहुत अच्छी रैंक आ रही है मतलब उसको बहुत अच्छा आईआईटी मिल रहा है, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली वगैरह मिल रहा है, तो नो डाउट उसमें वो अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर भी ले कि उस जिसको ब्रांच चाहिए वो नहीं मिले, दूसरी ब्रांच में भी जा रहा है तो इट्स ओके। क्योंकि वहाँ इतना अच्छा वो बाकी सिस्टम है कि वो चीज़ें कर लेगा। लेकिन अगर अपने को बहुत ज़्यादा वो बोलते हैं ना क्रीम नहीं मिल रहा है, तो फिर तो अपने को अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। फिर अपने को ये नहीं देखना चाहिए वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है या दूर है या पास है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग मेरा इंटरेस्ट क्या है, उसके हिसाब से जाना चाहिए। तो जैसा आपकी जो ब्रांच है डेटा साइंस है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेजॉरिटी ऑफ बच्चे जो इंजीनियरिंग में आते हैं, जो जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, उनका तो शायद फर्स्ट चॉइस यही रहता होगा। तो उनको अपनी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। मैंने मतलब इतने सालों में देखा ना कि इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चा सोचता कैसे है। उसका कॉलेज बाकी चीज़ें सब सेकेंडरी हो जाती है कि मुझे बिज़नेस बनाना है, दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। वो कहीं भी रह के बना लेगा, है ना? वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मुझे नहीं बनाना है, तो फिर आप उसको कहीं भी रख लो, वो नहीं बनाएगा। तो उसको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग करना चाहिए और लर्निंग से इम्पोर्टेंट जो एक्सपेरिमेंट करने को जो आपके मास्टर यूनियन में मिलते हैं ना, मेरे को बहुत बढ़िया लगता है वो, कि आप उसको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में कुछ बिज़नेस पर्सनैलिटी से मिलवा रहे हो, पहली चीज़। आप उसको छोटा-मोटा बिज़नेस करने का मौका दे रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ साल में आपने एक भी एक्सपेरिमेंट किया हो किसी बिज़नेस का, तो वो लर्निंग आपकी कुछ सालों बाद होनी थी जो पहले हो गई है। तो सभी कॉलेज को ऐसा इनिशिएटिव लेना चाहिए कि बच्चों को मतलब लर्निंग कुछ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवानी चाहिए और जेन्युइनली उनको सपोर्ट करना चाहिए। कंसिडरिंग यू आप एक टीचर हो,
आपका इंटरेस्ट कैसे बना एआई में, एआई की तरफ? मतलब मेरे को ना टेक्नोलॉजी हमेशा से बहुत अच्छी लगती है ना? इनफैक्ट जैसे वो वीएफएक्स गेम्स आए ना, वो गेम्स आते थे हाँ, वीआर तो उसमें एक बीट सेबर करके गेम था। मेरे बेटे ने मेरे को बोला कि पापा इसको खेलो, तो मैंने उस बीट सेबर के गेम को कॉपी किया प्लेन ऑफ सिमेट्री के अंदर। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री का जो मिथेन एक एनिमेशन देखा था ना, वो मैंने जब वीएफएक्स वालों को बताया, मैंने कहा ऐसा बनाना है। क्योंकि मुझे समझ में आया कि यार बच्चे पूरा सिमेट्री समझ जाते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि अपन कट किसको कर रहे हैं। तो अपन एटम्स को कट स्फेयर कट कर रहे हैं, अपन कोई अल्फाबेट कट नहीं कर रहे हैं। तो जब वो स्फेयर को कटते हुए देखता है ना एक बार, तो उसकी मेमोरी में हमेशा के लिए रहता है। तो मैं गेम्स को यूज़ करता हूँ, मैं मतलब हर चीज़ को मैं अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर देता हूँ, अपने बच्चों से रिलेट कर देता हूँ। So one thing that I wanted to ask that I found very intriguing कि अ, आप आयरन मैन लाइक 4 साल लगातार ट्रायथलॉन किया है कंप्लीटली। सो जनरली आपके एज में लोग हेल्थ, फिटनेस एंड आयरन मैन जैसी चैलेंज कंप्लीट करना लोग नहीं करते। सो आपका इंटरेस्ट अचानक से हेल्थ में ये कैसे कैसे हुआ ये? एक तो मैं उस फिलॉसफी को नहीं मानता हूँ कि आदमी को एक ही काम करना चाहिए। वो जो कहे ना कि भई एक ही जगह पूरी एनर्जी लगाओ, फ़ोकस करो। मेरे को ऐसा लगता है कि अपने पास बहुत सारा समय होता है, तो अपनी हेल्थ, फिज़िकल एंड मेंटल फिटनेस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरे को जितने थॉट्स आते हैं ना, वो तभी आते हैं जब मैं मान लो 1 घंटा मेरे को रनिंग पे जाना है, तो मैं 20-25 मिनट बाद मेरे को थॉट आते हैं कि यार मेरे को ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ये करनी है, और मैं पूरे दिन की एनर्जी के लिए तैयार रहता हूँ। और टीचर एक रोल मॉडल होता है बच्चे के लिए, तो उसका फिज़िकल और मेंटल फिटनेस मेंटेन करने के लिए उसको बहुत एक्टिव रहना ज़रूरी है। तो उसको ये मान लेना है कि भाई 24 घंटे नहीं है, 22 ही घंटे हैं, 2 घंटे उसको वर्कआउट करना है। फिर उस टाइप का सर्किल बन जाता है। आपको वैसे लोग मिलते हैं। वो क्या है ना, सुबह के दोस्त अलग होते हैं और शाम के दोस्त अलग होते हैं। तो ज़्यादा दोस्त कौन से बनाने हैं अपने को? सुबह वाले बनाने हैं। सर, मेरी मेंस में 99.2 परसेंटाइल आई थी एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मेंस के टर्म्स में हमें हमें काफ़ी चीज़ें क्रैम करके जानी पड़ती थी। बट आई वुड लाइक टू आस्क यू कि ओवर द इयर्स ये लैंडस्केप चेंज कैसे हुआ? मतलब आपके टाइम पे कैसे रहता था सिमिलर आउटपुट के लिए इनपुट देना? मेरे को लगता है कि पिछले 10-15 सालों से बहुत रिसोर्सेज बहुत सारे आ गए। इनफैक्ट जो मैंने पढ़ा 2000 मतलब डिकेड 2000 से 2010 के बीच में पढ़ा ना, मेरे को बहुत सारे मेरे डाउट्स थे जो मेरे को कहीं नहीं मिले। लेकिन 2010 के बाद जो और लिटरेचर आए, तो वो मैंने पढ़े, तो मेरे वो डाउट 99.9% क्लियर हो गए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑनलाइन की वजह से, जैसे मैंने बहुत सारे ओपनवेयर के कोर्सेज मैंने पढ़े, ओसीडब्ल्यू एमआईटी के कोर्सेज हैं, वो मैंने पढ़े, वहाँ से मेरे को बहुत हेल्प मिली। मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अच्छे से सवाल दे रखे हैं, उनके एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं। तो बिकॉज ऑफ डिजिटलाइजेशन उसको ऑनलाइन को मैंने ऐसे यूज़ किया, ऑनलाइन कंटेंट को अपने डाउट क्लियरिंग के लिए। फिर मैंने बच्चों को उसमें बताया। तो बच्चों को भी ये कि स्पेसिफिकली आपको फोकस करना चाहिए कि मेरा ये डाउट है, तो आप उससे रिलेटेड ही चीज़ें ढूंढो, है ना? मतलब आप अभी क्या हो रहा है कि अभी आज के टाइम में बच्चे ना शॉर्टकट देख रहे हैं कि भाई जल्दी से जल्दी कुछ हो जाए, या यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं कि ये भाई आप फटाक से हो जाता है, 2 दिन में हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब मेरा सोचना ये है कि आपको मेहनत तो करनी है, आप मुश्किल रास्ता देखो। तो मुश्किल रास्ता देखो तो फिर कुछ टाइम बाद आपको ईज़ी रास्ते नज़र आएँगे। आप मैराथन दौड़ लो 42 किलोमीटर वाली, फिर आपको 10 किलोमीटर की दौड़ कुछ लगेगी ही नहीं। तो जैसा कि आपने बताया, इन 15 सालों में जो चेंज आया है वो मोस्टली डिजिटलाइज़ेशन की वजह से आया है। तो जैसे कि अकेडमीज़ हमने देखा है, अकेडमीज़ या कोचिंग सेंटर्स कहते हैं कि बच्चे को फ़ोन से दूर रखो, बच्चे को लैपटॉप से दूर रखो, बच्चे को बस जब वो जेईई की तैयारी कर रहा है उसे बुक्स के सिवा कुछ नहीं देखना चाहिए। तो आपका क्या कहना है कि क्या ये सही है या क्या ये गलत है? या फिर कुछ और उपाय भी है इसके? पहले एक टाइम में हम भी ये करते थे कोटा में, बच्चे आते ही हम फ़ोन उसका रखवा लेते थे। लेकिन अब तो हम रिवर्स करते हैं, है ना? अब तो हम खुद ही बोल देते हैं कि इसका एनिमेशन जाके देख लेना। हम अपने जो हम डीपीपी देते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो देते हैं, उसके अंदर बारकोड लगा कर देते हैं कि भाई इससे रिलेटेड ये वाला एक क्वेश्चन बैंक भी आप कर लेना, इससे रिलेटेड ये एनिमेशन आप देख लेना। और इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि एआई और ज़्यादा तेज़ी से बढ़े, कि वो पढ़ ले, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस, उसके डाउट क्लियरिंग सारे एआई से होने चाहिए, लेकिन वो ऑथेंटिक सोर्स में होने चाहिए। तो उसको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। लेकिन वो यूज़ करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखे कि स्पेशली वीडियोज़ वगैरह देखते हुए ध्यान रखें कि जिसको हम सुन रहे हैं, क्या वो कैपेबल है उस बात को कहने के लिए?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम स्टॉक मार्केट की एडवाइस ले रहे हैं और हम किसी ऐसे आदमी से ले रहे हैं जिसको स्टॉक का नॉलेज ही नहीं है। तो आप पहले सेलेक्ट कर लो कि यार ये ऑथेंटिक लोग हैं। उनका जो कन्वर्सेशन है, उनका जो लेक्चर्स है, जहाँ आपको दिक्कत आए वहाँ आपको देखना चाहिए। आपको रुकना नहीं चाहिए। आप ऑफ़लाइन कहीं भी पढ़ रहे हो, दिक्कत आए आप तुरंत ऑनलाइन में यूज़ करो और चैट जीपीटी तो यूज़ करना ही चाहिए। सर, एक क्वेश्चन था कि एज़ एन एजुकेटर योरसेल्फ, वेयर डू यू थिंक कि एआई में अभी भी लूप होल्स है कि वो कौन-सी टॉप 3 चीज़ों में यूज़ हो सकता है जो कि अभी तक यूटिलाइज़ नहीं है? जहाँ अभी भी एआई को हमने यूज़ नहीं करा हुआ है बट अभी कर सकते हैं? अभी मतलब जैसे होमवर्क देने में और हर बच्चे को अलग होम एआई खुद ही प्रोफ़ाइल बनाए कि भई अब एआई को हम लेक्चर फ़ीड कर दें कि आज का लेक्चर ये रहा, ठीक है ना? और हर बच्चे का अलग वो एक लेवल के हिसाब से वो क्वेश्चन बैंक एआई जब उसको जीपीटी दे रहा है, समझ रहे हो मेरी बात है ना? डिफरेंट दे रहा है और उसके हिसाब से उसका एनालिसिस बना के टीचर्स को दे रहा है ना? मतलब अभी क्या होता है कि हमने लेक्चर लिया, बच्चे को बोला ये होमवर्क करना, फिर दूसरे दिन आता है कि भाई 20 क्वेश्चन होमवर्क करने कर लिए? हाँ सर कर लिए। फिर कोई डाउट है पूछ लिया उसने 1-2 तो हम ये अज़्यूम कर लेते हैं ये 100 बच्चों ने कर लिए। तो पहली बात उससे हमें पता चलेगा कि बच्चों ने किया है नहीं किया और दूसरा इम्पोर्टेंट हमें ये भी पता चलेगा कि यार जिस बच्चों को जितनी रिक्वायरमेंट थी उतना उसका कंटेंट मिला। चलो अभी हम ऐप के थ्रू दे सकते हैं उसको क्वेश्चन, लेकिन वो जो वेरिएबल देना है ना, वो जीपीटी डिसाइड करे, वो बच्चा भी डिसाइड करे। बच्चा भी बोले कि मैंने 20 क्वेश्चन कर लिए, मुझे 10 और करने हैं और उस दिन का उस लेक्चर से रिलेटेड उसका रिकॉर्ड बन के टीचर को दिखे, ताकि टीचर को पता चले कितना परसेंट बच्चा सीख रहा है। सर, एक मेरा सवाल है जेईई एग्ज़ाम से रिलेटेड कि कई बच्चे इन देयर जेईई जर्नी टेंड टू गिव अप इन द मिडल। फॉर मी इट वाज़ बिटवीन माय ग्रेड 11th एंड 12th जहाँ मैं स्ट्रगल कर रहा था कि क्या मेरे को 11th रिवाइज़ करनी चाहिए या 12th को करनी चाहिए। तो ऐसे सर हाउ डज़ दैट हाउ डू वी कम अप विद द माइंडसेट टू कीप कंटिन्यूइंग एंड वर्क हार्डर एंड हाउ डज़ इट हेल्प अस लेटर ऑन इन आवर लाइक द जेईई जर्नी? नहीं डेफ़िनेटली तो एक चीज़ समझना कि जेईई में कंफर्टेबल आप कभी नहीं होते हो। अभी आजकल तुम थोड़ा ऑनलाइन देखोगे तो एक वर्ड बहुत चलता है, मेरा 11th बर्बाद हो गया। वो सबका होता है, 100% होता है ना? किसी की मैथ्स वीक होगी क्योंकि मैथ्स तो बहुत चैलेंजिंग है जेईई की, है ना? किसी की फिज़िक्स होगी, किसी की केमिस्ट्री, एक सब्जेक्ट तो वीक होता ही होता है। तो पहले आपको ये माइंडसेट बना लेना है कि लो स्कोरिंग एग्ज़ामिनेशन है, 30-32% इज़ द कट ऑफ और मेरा जो सब्जेक्ट वीक हुआ है ना, उसको उसको क्या करना है 1-2 महीने सिर्फ़ वही सब्जेक्ट करना है। जैसे मतलब मार्च में ब्रेक आता है, वो बोर्ड के बाद वो 1 महीना सिर्फ़ उसी सब्जेक्ट करके जो उसका वीक है और फिर वो 12th में वापस कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दे। तो जो वीक है ना, उसको जब टाइम मिले तो उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करना है और जर्नी को कंटिन्यू रखना है। आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपने सोचा मैं रुक के पुराना सही कर दूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँगा तब तो आप बहुत लेट हो जाओगे। और जेईई की एक्चुअल तैयारी तब शुरू होती है जब कोर्स खत्म होता है, क्योंकि कोर्स खत्म होने के बाद मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो जब कोर्स खत्म होगा तब आपको कई चीज़ें समझ में आएगी यार मैंने तो पूरा लेक्चर पढ़ा उसका तो कॉन्सेप्ट ही लगाना है। तो वो इंटर रिलेशन से उसकी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो उसको कोर्स खत्म होने तक वेट करना चाहिए। सर जैसा कि आपने बताया दैट एक ओवरऑल रिलेशन रहता है हर सब्जेक्ट के बीच में। तो आपने जैसे 2 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, उनमें से कई ज़्यादा टॉपर्स भी रहे हैं और कई एवरेज स्टूडेंट्स भी रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच में कहाँ डिफरेंस आता है? क्योंकि आई एम श्योर कि मेहनत तो हर बच्चा इक्वली बिल्कुल करता ही है, करता है। बट कहीं कहीं तो कमी रह जाती होगी वो उस एवरेज बच्चे में और उस टॉपर में या फिर कुछ फ़र्क होता होगा उनकी मेहनत में। तो आपका क्या कहना है उस मामले में? भाई टॉपर बच्चा और उस जो एवरेज में मतलब देखो मैंने तो मेरे को तो आज तक कोई बच्चा ऐसा नहीं दिखा कि जिसको मुझे लगा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन है। विद गॉड ग्रेस सबके पास एक ही जैसा होता है ना? वो कंसिस्टेंट होता है टॉपर और वो कभी डिमांडिंग नहीं होता है। वो जैसे 2 दिन कुछ वर्कलोड कम आएगा, तुरंत अपना पुराना काम कर लेगा वो, तुरंत उसको रिवाइज़ कर लेगा। बाकी बच्चे जो है ना दूसरी बातें भी सुनने लग जाते हैं, कि यार मेरे पास 2 दिन का टाइम मिल गया मैं ये कर लूँ, वो कर लूँ नहीं। प्रॉपर आपको कभी नहीं कहेगा कि मुझे एक्स्ट्रा वर्क दो, तो कोर्स खत्म होने के बाद कहेगा, है ना? और वो हर दिन का काम हर दिन करेगा, छोड़ेगा नहीं। मतलब आज का होमवर्क मिला है तो वो खत्म करके ही सोएगा उसको। कोई हेल्थ इश्यू हो गया तो बात अलग है। तो कंसिस्टेंसी जो होती है ना, वो उसको टॉपर बनाती है बस। बस ये रखना है। Sir, one thing that I wanted to ask, as you said कि एआई का ग्रोथ और रैपिडली होना चाहिए। सो आप क्या प्रेडिक्ट करते हो कि 5 साल में हाउ विल द जेईई वर्ल्ड चेंज विद द रैपिड ग्रोथ ऑफ एआई? मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो एग्ज़ामिनेशन पैटर्न जो जेईई भी इतना मतलब कंफर्टेबल नहीं है इस पैटर्न से।
वो पैटर्न बदल सकते हैं, सब्जेक्टिव पैटर्न हो सकते हैं। क्योंकि सब्जेक्टिव कॉपी चेकिंग वगैरह यही बहुत आसानी से कर सकता है। बच्चों की और भी चीज़ें उनको जो चेक करनी है वो क्योंकि मतलब मैं पर्सनली सपोर्ट करता हूँ सब्जेक्टिव पैटर्न को। उसमें क्या है कि रियल नॉलेज जिसका सब्जेक्ट नॉलेज होगा वही उसको कर पाएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या सोचने का तरीका भी बदल जाता है आदमी का। उसके बाद 4 ऑप्शन है, फिर वो सेलेक्ट करना है तो वो रिवर्स थिंकिंग भी स्टार्ट कर देता है। जबकि पहले जो सब्जेक्टिव पैटर्न था वो बहुत अच्छा था। तो मुझे लग रहा है कि पैटर्न ही बदल जाएगा पूरा। सब्जेक्टिव टाइप के पैटर्न आने लगेंगे। तो पैटर्न की बात से मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने मास्टर्स यूनियन को देखा, जैसे हम प्रैक्टिकल लर्निंग का भरोसा रखते हैं, हम उन टीचर्स को बुलाते हैं जो एक्चुअली कंपनीज़ में ही काम कर रहे हैं और सिमिलर काम कर रहे हैं जो हमें पढ़ाते हैं। जैसे हमारे बहुत सारे टीचर्स माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनीज़ में काम करते हैं। तो आपका क्या कहना है कि एक सब्जेक्टिव पैटर्न को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ना, उसको कैसे इम्प्रूव करता है एक बच्चे के माइंडसेट के टुवर्ड्स कि उसे एक मोर क्लियर व्यू मिल जाता है कि आगे जाके हमें यही परस्यू करनी है चीज़ें। भाई जो इंडस्ट्री के लोग आते हैं ना, जो आप इंडस्ट्री के लोगों को जो सुनते हो, उनसे जो मतलब आपके जैसे मैंने देखा आपने अब काफ़ी फेमस इंडस्ट्री के लोग आते हैं मास्टर यूनियन में। तो वो लेक्चर जो है उनका, वो मतलब दैट इज़ ए बोलते हैं ना मिलियन डॉलर का लेक्चर है वो, है ना? तो वो अंडरस्टैंडिंग उनके वर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने अभी देखा लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष जी का वो उनका लेक्चर भी यहाँ पे था। तो मतलब आप इंडस्ट्री लीडर से जो डायरेक्ट सुन रहे हो ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं, है ना? तो जैसे आप मुझे बोलोगे कि भाई आपको कैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़नी है तो मैं हो सकता है आपको तो बहुत अच्छा मैं गाइड कर दूँ आपको। इनफैक्ट आयरन मैन की ट्रेनिंग में भी मैं आपको काफ़ी हेल्प कर दूँगा, क्योंकि मैं उस प्रोसेस को कर चुका हूँ। तो इंडस्ट्री के लेक्चर्स को आना और प्लस आप बिल्ड कर रहे हो, तो ओवरऑल मेरे को काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट यहाँ नज़र आते हैं, है ना? तो आप मतलब क्योंकि वो बिल्ड करने के लिए सबसे पहला तो खुद के अंदर होना चाहिए, वो आपके अंदर है, तभी आप इसको परस्यू करो। जैसे आपने देखा आप आईआईटी क्रैक कर चुके हो और उसके बाद भी आप कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो मतलब थॉट है कि मुझे कुछ बनाना है। उस तो डेफ़िनेटली यू विल बी सक्सेसफुल। एग्ज़ैक्टली सर। सर तो आपका क्या कहना है, जैसे आपको पता है उन दोनों ने आईआईटी को छोड़ के मास्टर्स यूनियन चूज़ किया। हमें भी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, मेरे को ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी से ऑफर था, बैचलर्स ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग में। हरमन यूएस छोड़ के आया हुआ है। तो आपका क्या कहना है कि मास्टर्स यूनियन गुड़गाँव में रहते हुए वर्सेस द बिग आईवी लीग्स, द बिग आईआईटीज़, एनआईटीज़, एमआईटीज़ और सारे बड़े कॉलेजेस, तो वहाँ पर ऐसा क्या अलग होता है, जो शायद हम मास्टर्स यूनियन में भी देख सकते हैं, इंडिया में रहते हुए? हाँ, देखो पहले एक परसेप्शन था कि यूजी इंडिया से कर लो और पीजी बाहर से कर लो, है ना? क्योंकि इंडिया की यूजी बहुत अच्छा है, एक परसेप्शन था क्यों और वहाँ का पीजी क्यों अच्छा है? क्योंकि वहाँ प्रैक्टिकल लर्निंग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी को गाड़ियों के बारे में पढ़ना है ना? व्हीकल्स पढ़ना है, तो लोग जर्मनी जाना प्रेफ़र करते थे या जापान जाना प्रेफ़र करते थे। तो मुझे ऐसा लगता है वो पीजी वाला जो काम है ना, वो मास्टर यूनियन में यूजी में हो रहा है ना? अभी से आपकी जो लर्निंग हो रही है ना, जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, आप खुद से चीज़ें डेवलप करो, अल्टीमेटली यही तो कर रहे हो। फिर आपको पीजी में आप जो अपना जैसे आपको गाड़ियों में आगे करना है, फिर आप पीजी के लिए जर्मनी देखो, टोक्यो देखो, मतलब आपको एक्सप्लोर करना चाहिए, क्योंकि आपका फंडामेंटल यूजी में एक अच्छा बन चुका है, ट्रेडिशनल पढ़ाई की जगह। क्योंकि आप मुझे लगता है आप चारों फोकस्ड हो एकदम, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम, कि मुझे यार ये बनाना है, ये करना है। तो उसी पाथ के लिए आपको चाहिए कि यार ऐसा सिस्टम चाहिए जहाँ ऐसा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, वहाँ थॉट डेवलप हो, तो वहाँ के लिए मास्टर यूनियन परफेक्ट है एकदम। तो मुझे तो मल्टीपल पॉजिटिव पॉइंट ही यहाँ पे बढ़िया नज़र आए। तो तुम बताओ तुम्हें मास्टर यूनियन में कैसा लग रहा है? सर मेरे को तो अभी तक काफ़ी सही लग रहा है। एक चीज़ स्पेसिफ़िकली एक मोमेंट मेरे को याद है जो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। हमें प्रोबेबिलिटी की जो हमारी क्लास होती है, उसमें हमें फाइनल एंड सेम में लाइक हमें प्रोजेक्ट एक बिज़नेस केस लेना था और उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी उसमें डाल के एक प्रेज़ेंट करना था हमें क्लास के सामने। सो मतलब लर्निंग मैथ्स लाइक दिस वाज़ वेरी न्यू टू मी कि मैं उसमें बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, पब्लिक स्पीकिंग डेवलप कर रहा हूँ और साथ-साथ में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स तो डेवलप कर ही रहा हूँ। सो दिस थिंग आई डोंट थिंक कि और कहीं पे ऑफ़र होती है। सो ये मोमेंट मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सर। सो हाँ, ये मैं शेयर करना चाहता हूँ। अभी तक का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, ओवरवेलमिंग भी रहा है कभी-कभी बिकॉज़ अभी तक तो मैं काफ़ी ट्रेडिशनल पाथवे से चल रहा था। एकदम से पिवट लेना ऐसी जगह पे वाज़ काइंड ऑफ मतलब मेरे लिए खुद के लिए ही सरप्राइजिंग है। बट या
स्पेसिफिक मेरे लिए ये है कि आई लाइक द इंडस्ट्रियल एक्सपोजर्स, लाइक जैसे अभी हर्ष ने बताया कि हमको स्टैटिस्टिक्स के लिए प्रोजेक्ट बनाना था अपने एंड सेमेस्टर में। तो अब मेरे को प्रेजेंटेशन भी देनी है, मेरे को बनाना भी है। मैं पूरा मेरे लिए पूरा ओपन ग्राउंड है कि मेरी मर्ज़ी है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, रादर देन कि मैं कहीं कंस्ट्रेंट नहीं हूँ। इसलिए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा इस बारे में। लाइक पाइथन में भी, इवन दो कि पाइथन के कोर्स में जितना पढ़ाया गया है, बट हो सकता है कि मुझे उससे ज़्यादा की ज़रूरत पड़े, तो मैं उसको भी प्ले में ला सकता हूँ, क्योंकि मैटर वो करता है कि मैं फाइनल आउटपुट क्या दे रहा हूँ। हुँ। और आपने भी फॉरेन यूनिवर्सिटी छोड़ के यहाँ पे इंडिया में यूजी, वैसे आजकल तो मैंने देखा बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी आ भी रहे हैं इंडिया के अंदर, है ना? तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम आगे जीवन में क्या बनना चाहते हो? Okay, sir, learning from working professionals is my favorite thing. लाइव एग्जांपल सर आपसे मेरे को इतना सीखने को मिला कि एजुकेशन इंडस्ट्री उसके अंदर आप सोचते हैं कि एआई का क्या रोल है, एआई कहाँ-कहाँ पे गैप्स है जो एआई फिल कर सकता है और एआई टीचिंग में एंड लर्निंग में कैसे बच्चों को और टीचर्स को ग्रो करने में हेल्प कर सकता है। तो ये सब सीखने को हमको आपसे बात करके ये मिलता है। सो दैट्स माय फेवरेट पार्ट अबाउट मास्टर्स ईमेल। और मैं क्या करना चाहता हूँ सर, आई वेरी मच इंक्लाइन विद योर गोल, योर बिलीफ दैट इंडिया will not be dependent anymore in terms of technology. I want to build products ताकि we are not dependent on any other nations for technology. ओके, और आपका क्या एम है? सो फॉर मी ऑस्ट्रेलिया छोड़ना वाज़ अ वेरी बिग डिसीजन, राइट? मैंने 17 साल की उम्र में ये डिसीजन बना लिया था कि मैं सिडनी नहीं जा रहा हूँ, मेरे को इंडिया में ही जन रहना है। आपका खुद का अकेले का था? मेरा खुद का डिसीजन था। एंड उसके बाद मेरा पाथवे एक्चुअली बहुत यूनिक रहा है एज़ कम्पेयर टू अ कॉमन चाइल्ड इन इंडिया। आई एम स्टार्टिंग माई सेकंड बैचलर्स एट द एज ऑफ 20 हियर एट मास्टर्स यूनियन, और मैं पहले भी रिजेक्ट हो चुका हूँ मास्टर्स यूनियन से। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन बस ये थी कि जिन लोगों को मैं देखता हूँ कि मेरे को इनके जैसा बनना है, आई वुड लाइक टू रेफर निखिल कामत, एलोन मस्क जैसे लोग। ये सब मेरे को इंस्पायर करते हैं कि मल्टीपल फेलियर्स के बाद भी यू कैन अचीव ओनली इफ यू आर कंसिस्टेंट, जैसे आपने हमें बताया, राइट? मैंने मास्टर्स यूनियन में एक यूनिक चीज़ देखी है कि बहुत सारे लोग ये यूनिवर्सिटी छोड़ के मास्टर्स यूनियन आए हुए हैं क्योंकि उन्हें यहाँ पर एक यूनिक कंसेप्ट मिल रहा है जो है लर्निंग बाय डूइंग का, राइट? हमें पहले साल से इंटर्नशिप करने पे फोकस दे दिया जाता है। फॉर मी ऑल्सो मेरे यहाँ पे पहले महीने में ही आई क्रैक्ड एन इंटर्नशिप एट वन ऑफ द स्टार्टअप्स। हमारे पीजी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स ने एक स्टार्टअप लॉन्च किया था माई सीएफओ से, एंड इट्स फॉर पर्सनल फाइनेंस, राइट? तो मैंने अपने पहले ही महीने में उनके लिए चैटबॉट बनाया फॉर एन एमवीपी, मिनिमल वायबल प्रोडक्ट, राइट? तो पहले महीने में मेरे को इतनी सारी चीज़ें सीखने को मिली कि ओ मैं कुछ गलत कर रहा हूँ बट मैं कुछ सही भी कर सकता हूँ। मैं कहीं गलत जा रहा हूँ तो मेरे साथ दोस्त हैं अपने, मेरे मेंटर्स हैं, जो मेरे को एक सही पाथवे भी दिखाएँगे। तो अल्टीमेटली इतनी सारी चीज़ें, अब मैं एम्बेसडर्स काउंसिल में भी हूँ मास्टर्स यूनियन की, जो हमें एक्चुअली मार्केटिंग करना भी सिखाता है, नेगोशिएशन स्किल्स सिखाता है। हम स्कूल्स के पास जाते हैं, स्कूल्स के बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि उनकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, उनको क्या नीड है, और जैसे हम डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हम ये भी देखते हैं कि हम एआई कहाँ लेवरेज कर सकते हैं इन बच्चों के लिए। कमिंग फॉरवर्ड टू माय एम, आई वुड ऑलवेज़ लाइक टू से कि मैं फ्लो के साथ ही चलता रहता हूँ, बट मेरे को एक पॉइंट दिखेगा जहाँ पर मेरे को पता है मेरे को कहाँ लेफ्ट टर्न या राइट टर्न लेना है। लोग 1000 राइट टर्न और 1000 लेफ्ट टर्न लेते हैं और सक्सेसफुल बनते हैं। हमने बहुत अच्छा मतलब थॉट है आप लोगों का। मतलब मैं एक चीज़ बोलूँ ना कि सबसे जैसे लेफ्ट राइट टर्न की बात की ना, वो टर्न होता है टीचर टू एंटरप्रेन्योर बनना। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप होता है लाइफ में, जो मतलब क्योंकि माइंडसेट ये है ना, ये सब ठीक ही रहे, काय को रिस्क लेके वो करना है। तो वो माइंडसेट टीचर के लिए तोड़ना ही बहुत मुश्किल होता है, लेकिन तुम लोग अभी से मेंटली प्रिपेयर्ड हो। तो आज इस पॉडकास्ट में मुझे यकीन है कि 10-12 साल बाद या 15 साल बाद जब कोई इस पॉडकास्ट को देखेगा ना, तो तुम में से भी कुछ बड़े-बड़े, तुम सभी अच्छे सक्सेसफुल होंगे और कुछ बड़े होंगे, इंडिया में तुम्हारा नाम होगा। ये मैं देखो लाइव बोल रहा हूँ तुम्हें, क्योंकि इतने कम एज से ही अपने कॉन्सेप्ट को करने लगो, गलतियाँ करेंगे, 10 गलतियाँ होगी, 10 बार गिरेंगे, 10 बार उठेंगे। ये चीज़ तुम समझ गए हो। दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। फिर रास्ते बन ही जाएँगे, मास्टर यूनियन जैसे आगे और भी लोग आपको मिलेंगे। माय बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू फॉर योर विशेस।